क्या आप जानते हैं कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितनी भी इकोनॉमिक लॉ बनाते हैं या फिर सोशल लॉ बनाते हैं, जैसे पॉवर्टी को रिमूव करना हो या फिर सोशल इंप्रूवमेंट को करना है, फॉर एग्जांपल मनरेगा, पंचायती राज, तो गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ पावर कहाँ से मिलती है। आइए आज हम इस सभी के बारे में डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सोशियो और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए सरकार को कहाँ से सोर्स ऑफ पावर मिलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमपीडिया। माय नेम इज अंबिकेश कुमार पांडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड fundamental rights from that has been included from article 12 to article 35. So let's start today. So today's discussion is DPSP. DPSP is contained in the part 4 of the Indian Constitution and it carries out from the article 36 to 51. ठीक, अब इसके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी का, क्या क्या महत्व है, सरकार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मेनली ये इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हो। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होलिस्टिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So directive principle of state policy in our constitution has been taken from the Irish constitution, ठीक है, और जो कि पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से बोरो किया गया हमारे संविधान में? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अब ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 के अंदर आता है जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक रेंज करता है। ओके, अब इसको ग्रेनविल ऑस्टिन ने या फिर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको नोवल फीचर बोला है। नोवल फीचर क्यों? क्योंकि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। सरकार को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है कि आप कोई भी पॉलिसीज या फिर लॉ बनाते समय इन प्रोविजंस को ध्यान में रख के उस पॉलिसी को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मनरेगा हो गया। मनरेगा आपको पता है कि 100 डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर को वर्क प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को क्या बोला जाता है? फिलॉसफी एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे प्री के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट ये है कि किस संविधान के किस प्रोविजंस को नोबेल फीचर बोला गया है, किसने बोला है और किस पार्ट में रखा गया है डीपीएसपी को और किस आर्टिकल के तहत आता है। सो दीज आर मेनली मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंटर विच टू बी नोटेड फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं हम लोग क्या है, आगे चलते हैं। तो ये जो डीपीएसपी है मेनली बात करता है फॉर द सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब हमने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है विच टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक, बट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजन्स एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, कि ताकि उनके जो सोशल है, सामाजिक है, आर्थिक पॉलिसीज और सामाजिक पॉलिसीज को उनको निर्वाहन करने के लिए मदद करेगी, ठीक। सो दिस इज प्रोवाइडेड एज द सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विच आर पॉजिटिव इन नेचर फॉर द स्टेट। और फंडामेंटल राइट्स की बात की थी हमने कि फंडामेंटल राइट इज द नेगेटिव फॉर द स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। So fundamental right is negative for the state while the DPSP is positive for the state, ठीक है, ये लिखा है ना, unlike the fundamental which are negative in the nature. Okay, they are the supplementary for the fundamental rights. Fundamental rights के DPSPs क्या है? Supplementary है, ठीक है, और ये provide for the social and economic rights के, ठीक, this we have already discussed. So now we are going to discuss feature of the DPSP. क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो देखिए, DPSP is taken from the instrument of instruction from the Government of India Act 1935. देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि
इंस्ट्रक्शन किसको देना, सरकार को देना, स्टेट को देना, ठीक है, कि किसी भी आप लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, जनता के जो इकोनॉमिक राइट्स है, उसके जो सोशल राइट्स है, किसी के लिए भी आप पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, तो सरकार को ये गाइडलाइन की तरह इंश्योर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप कोई भी लॉ बनाएंगे फॉर पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट या फिर एजुकेशन के लिए या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, तो उस हिसाब से ऐसे ऐसे लॉ बनाने हैं। मतलब एक प्रकार का गाइडलाइन है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शंस है फॉर द स्टेट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेट विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछेगा कि क्या है, तो इट इज डीपीएसपी। कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये अभी बता रहा हूं कि लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, मतलब वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज को इंकलकेट करने के लिए ये डीपीएसपी का प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। एम्बॉडी द वेलफेयर स्टेट एंड नॉट द पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट मतलब समझ रहे हैं, मोनार्कियल, जो कि डिक्टेटरशिप वाला स्टेट होता है, जहां पे स्टेट का रूल होता है बाय द हैंड ऑफ द पुलिस, ठीक है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसीज जो अलग चलती है, तो वो पुलिस स्टेट हो गया। तो वो ना देके वेलफेयरिस्टिक स्टेट प्रोवाइड करने की बात करता है डीपीएसपी, ठीक है। अब डीपीएसपी का एम क्या है? एम क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इन सबको फुलफिल करने का इसका एम है, ओके। आगे बात चलते हैं कि दे आर नॉट जस्टिसेबल। कि जस्टिसेबल का मतलब क्या है? हमने पहले भी बताया था कि जस्टिसेबल का मतलब क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल टू द ऑन द डोर ऑफ द कोर्ट। मतलब इसका क्या है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स हनन होती है, वायलेशन होती है, तो आप उस चीज को ले जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टेट हैज टेकन माय फंडामेंटल राइट्स, स्टेट हैव टेकन माय सच एंड सच राइट। तो वहां पे आपको सरकार सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई भी मेजर कोई भी पॉलिसीज या फिर उस हिसाब से नियम सरकार नहीं बनाती है, उसके ऊपर जो प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है डीपीएसपी पे, अगर उसमें सरकार लॉ नहीं बनाती है, तो कोई भी नागरिक जाके कोर्ट में नहीं कह सकता है कि सरकार हमारे लिए ये नियम नहीं बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी नागरिक के लिए पूरा जो कोड यूनिफॉर्म जो लॉ है, जो कंडक्टिंग लॉ है, उसको यूनिफॉर्म बनाया जाएगा फॉर एवरी रिलीजन, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरी रिलीजन के लिए जो कंडक्ट ऑफ रेगुलेशंस है, लॉस है, उसको यूनिफॉर्म किया जाएगा। बट अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई एक्ट तैयार नहीं किया गया है। तो फॉर इसी तरह कि कोई भी नागरिक जाके कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, अपने आप को रख नहीं सकता कि सरकार ये एक्टिविटी इस प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए लॉ नहीं बना रही है। यही डिफरेंस है बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी, ठीक है। कि फंडामेंटल अगर राइट्स आपका वायलेशन होता है तो आप रिट्स को यूज करते हुए कोर्ट में जा सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉन जस्टिसेबल। देखिए, नॉन जस्टिसेबल मतलब नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बनाया था कि जो मूवी थिएटर होता है उसमें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मूवी आपको खड़ा होना पड़ेगा नेशनल एंथम के लिए, बट उसको अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वेरियस हाई कोर्ट्स में, और जो कोर्ट है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो वही चीज है कि दे आर डीपीएसपीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। इट मीन्स दे आर नॉट जस्टिसेबल इन द नेचर, ठीक है, फॉर वायलेशन और इंप्लीमेंटेशन। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई नहीं किया गया, बट ऑन द कन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको 3 प्रकार में क्लासिफाई कर लेते हैं। कि कितने प्रकार के? वन इज सोशलिस्ट, अदर इज गांधीयन प्रिंसिपल, एंड द थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। कितने प्रकार के? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन किया गया स्पेसिफिकली फॉर द क्लासिफिकेशन, बताया अभी कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन, बट ऑन कन्वेंशन नोट
we categorize this directive principle of state policy into 3 different categories. What are they? They are the socialist, गांधीयन, जो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन वैल्यूज के और उनके जो प्रिंसिपल, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे जो प्रोविजंस इंकलकेट किए गए हैं वो उनको गांधीयन में रखा जाता है. देन द थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो मॉडर्नाइज वैल्यू की बात करते हैं, ठीक, उनको लिबरल इंटेलेक्चुअल में मेंशन किया गया है. तो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन हम लोग डीपीएसपी में देखेंगे. व्हाट आर दे? सोशलिस्ट, जो कि सोशियो और इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किए गए हैं. देन अदर इज गांधीयन, जो गांधी जी के प्रिंसिपल हैं, उनकी वैल्यूज हैं, उनके मोरल्स को इंकलकेट करने की बात करते हैं. देन द थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल. ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल. It reflects the ideology of the socialism, that is a democratic socialist state to provide social and economic justice. कि जो वेलफेयरिस्टिक नेचर है, अभी यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा था कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द वेलफेयर ऑफ द नेचर, वेलफेयरिस्टिक नेचर ऑफ द स्टेट. तो वो डीपीएसपी उसका आंसर था कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक मदद या फिर उनके जो पॉलिसीज है, उनके रेगुलेशंस है, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है. सो दिस इज नथिंग बट द डीपीएसपी. और डीपीएसपी के अंदर कौन सा एक सोशल पॉलिसी, सोशलिज्म, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है वो बात करता है. ठीक है, तो ये क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट. डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट मतलब कि जो वेलफेयर की बात करे, वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करें, उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट. ठीक है, दैट इज सोशलिस्ट इन नेचर. अब आर्टिकल क्या बात करता है? मिनिमाइज वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन द इनकम. ठीक है, इनइक्वालिटी इन द इनकम. अब देखिए क्या क्या बात किया, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात किया गया कि जो ज्यादातर पैसा है, पूरा पैसा एक व्यक्ति या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना रहे. तो ये सारी पॉलिसीज को निर्वाहन करने के लिए जो सरकार को प्रावधान दिए गए हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के थ्रू दिए गए हैं. तो आर्टिकल 38 क्या बात करता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि ताकि जो इकोनॉमिक टर्म्स में भी लगभग समानता बनी रहे. अदरवाइज क्या होगा, अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ज्यादा बढ़ेंगी तो वहां पे क्या होगा कि जो सोसाइटी में क्यों डेवलप होगा कि नहीं होगा. एक अगर वर्ग पूरा अमीर होगा, एक वर्ग अगर पूरा गरीब होगा, सो वहां पे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी सोसाइटी में. गेटिंग इट? तो उसको क्या रिजॉल्व करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए कि सरकार ने क्या प्रावधान किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनिमाइज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ओके, जो कि ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में. ठीक, नेक्स्ट इज टू सिक्योर इकोनॉमिक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. अभी जैसे बताया कि सारा इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस है वो एक चंद व्यक्ति लोगों के हाथ में ना रहे. जैसे बिग जायंट्स होते हैं, डिफरेंट प्राइवेट ये जायंट्स होती हैं कंपनीज, फॉर एग्जांपल रिलायंस, अडानी. तो इन सभी लोगों के हाथ में पूरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है कंसंट्रेट ना रहे. फॉर दैट दिस हैज बीन प्रोवाइडेड कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अमॉन्ग द ऑल द पीपल. क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो वेलफेयरिस्टिक स्टेट है, नेचर है, और लाइवलीहुड को कंडक्ट किया जाए, लोगों के लाइवलीहुड को कंडक्ट किया जा सके. ठीक, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ. ठीक है, इसमें एक आपको पता होगा कि एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है जो कि पुअर एंड रिच लोगों के बीच में गैप का डिफरेंशिएट कर आती है. सो उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जो गैप है उसको इंप्रूव करने के लिए ये चीज प्रोवाइड किया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ उसको रिमूव किया जाना चाहिए. ठीक है, ताकि एक व्यक्ति या फिर चंद लोगों के हाथ में
पूरा का पूरा जो वेल्थ है वो कंसेंट्रेट ना रहे। प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इक्विटेबल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मेन एंड वुमेन। अब ये चूंकि होता नहीं है, बट संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि जितना जो मैन और वुमेन दोनों, मेल और पुरुष दोनों को इक्वल वेजेस प्रोवाइड किया जाए फॉर इक्विटेबल वर्क है। मतलब अगर कोई एक आदमी है और एक पुरुष है, दोनों ये सेम काम करते हैं, सो दोनों को इक्वल वेज प्रोवाइड किया जाए। बट ऐसा हमारे मतलब मार्केट में, इंडियन मार्केट में ऐसा होता नहीं है, बट ऑल्दो दिस हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ फॉर मैन एंड वुमेन। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये कहाँ से है कि जो हेल्दी डेवलपमेंट, जो माल न्यूट्रिशन जो रिमूव करना है, या फिर डिफरेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉलिसीज या फिर रूल्स लेके आती है सरकार। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील हो गया, पोषण अभियान हो गया, ये सब कहाँ से आया? ये सब सरकार को प्रोविजंस या फिर पावर कहाँ से मिला गया है? डीपीएसपी से मिला गया है, ठीक है, कि ताकि उनको उनकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। नाउ 39 आर्टिकल 39 एक क्या बात करता है कि प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर। देखिए अभी जो जस्टिस का जो एक्सेस है वो अपर जो रिच हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं वही ले सकते हैं, वही ले पाते हैं। बट जो पुअर लोग हैं वो जस्टिस से वंचित हो जाते हैं। अगर उनका कुछ वायलेशन भी हो रहा है, उनके राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट इसी को काउंटर करने के लिए, इसी को ओवरकम करने के लिए क्या जो 1987 में गवर्नमेंट ने, देन गवर्नमेंट क्या एक प्रोविजंस लेके आई थी? नालसा। नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इससे क्या होता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको फ्री एंड इक्विटेबल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की जाती है। कैसे? कि सरकार खुद उन गरीब लोगों को, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी अथॉरिटी या फिर किसी स्टेट की बॉडी ने या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर ने गलत किया है, तो सरकार उन गरीब लोगों को खुद एक सरकारी वकील देती है, सरकारी खर्चा आह्वान करती है कि आप कोर्ट तक पहुंचे और अपनी जस्टिस को सुनिश्चित करें, ठीक है। तो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर्स, किस एक्ट के द्वारा आता है? नालसा। अब इस नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कब आया था? 1987 में एक्ट के द्वारा पास किया गया था, ठीक। इसके प्रावधान के थ्रू जो पुअर्स लोग होते हैं उनको फ्री एंड फेयर लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। लीगल एड मतलब कि जो कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक। नाउ आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के बाद क्या बात करता है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज सिकनेस, ठीक है। देखिए अब आपने सुना होगा कि गांव में क्या होता है कि ओल्ड एज जो पेंशन होती है या फिर विधवा पेंशन होती है, वो उसका प्रोविजंस कहां से आता है? आर्टिकल 41 से आता है। कौन से? जो पुअरेस्ट ऑफ इस स्कीम को क्या किस में कंसिडर किया जाता है? पुअरेस्ट ऑफ पुअर स्कीम में। पुअरेस्ट ऑफ पुअर स्कीम। देखिए अलग प्रकार की स्कीम्स होते हैं, डिफरेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रली स्कीम होती है और स्टेट स्कीम होती है। अलग अलग स्कीम, तीन प्रकार की स्कीम होती है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जहां पे सेंट्रल और स्टेट का भागीदारी दोनों का रहता है। एक सेंट्रली स्कीम्स होती है जहां पे केवल और केवल केंद्र सरकार का भागीदारी होती है। और थर्ड वन इज स्टेट स्कीम होती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। तो ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर स्कीम है वो क्या है? सेंट्रली स्कीम है, वहां पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी होती है। तो जो ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, विधवा पेंशन हो गया, सो वो इससे निकल के आता है। आर्टिकल 42, नेक्स्ट इज आर्टिकल 42 क्या बात करता है कि जो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक। अभी देखा होगा कि जो पब्लिक सेक्टर्स के एम्प्लॉयज होते हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट
बढ़ा दी गई है। कितनी? 26, जो वुमेन होती है उनको मैटरनिटी बेनिफिट कितनी बढ़ा दी गई? 26 वीक कर दी गई है। तो वो 26 वीक का प्रोविजंस कहाँ से आया? ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू आया। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहाँ से आया? ये आर्टिकल 42 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये देखिए कि हर चीज का ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं संविधान से लिंक है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से नहीं कंडक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड हुआ, तो कोविड क्राइसिस हुआ, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव किया, तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी है, बट वो सरकार की वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, सरकार को इंपॉर्टेंस देता है कि सरकार को बोलता है कि आप है ना लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये सब एक्टिविटीज करिए, ठीक है। लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उनका हेल्थ इंप्रूव करना है, ठीक है, उनका इकोनॉमिक असिस्टेंस इंप्रूव करना है, लाइवलीहुड एक क्वालिटीज जो है इंप्रूव करनी है। तो ये सारा चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर से आता है, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो औरतों को है, जो आफ्टर देयर बर्थ चाइल्ड, जो बर्थ अपने बेबी को बर्थ देते हैं, उसके बाद जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है 26 वीक का, पहले 22 था, अब वो 22 से 26 वीक कर दिया, बढ़ा दिया गया है। तो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस आर्टिकल 42। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 43 क्या बात करता है? को जो सिक्योर लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर कल्चरल एंड इकोनॉमिक फॉर वेलफेयर, ठीक है, जो मतलब एक बेसिक, हर व्यक्ति को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने की बात की जाती है कि हम लोगों के, देखिए, इंसानों को राइट टू लाइफ का असिस्टेंस कहां से मिला हुआ है? फ्रॉम आर्टिकल 21, बट राइट टू लाइफ मीन्स ए गुड लाइफ, नॉट लिविंग मियरली एनिमल लाइफ। रहने का अधिकार तो जानवरों का है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से वो एनिमल्स रहते हैं और जिस तरह से इंसान रहते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो दैट डिफरेंस, उस डिफरेंस का प्रोविजन कहां से आता है कि जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक प्रकार का खाना मिलना चाहिए वेल स्टैंडर्ड, या फिर रहने का, तो ये सारा प्रोविजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, और वेज, स्टैंडर्ड वेज हो गया, वेज, तो इन सब का प्रोविजन कहां से आया है कि आर्टिकल 43 से लिया गया है, ठीक है। 43A क्या बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये किस एक्ट में किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐड किया गया था? दिस वाज एडेड फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? कि जो वर्कर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन कहां पे? इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वो किस एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। ओके, नाउ 47th आर्टिकल की क्या है? जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। क्या है? टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। देखिए, जो लोग, जो इंडियन सिटीजन है, उनके जो हेल्थ इश्यूज है, न्यूट्रिशन है, अलग अलग प्रकार के जो फूड फोर्टिफिकेशन, आपने नाम सुना होगा, जो मिल्क के पाउडर हम लोग खरीदते हैं, सांची हो गया, फिर डिफरेंट मदर डेयरी हो गया, उसमें +F का सिंबल रहता है, +F का सिंबल रहता है। तो इसका मतलब क्या है? वो मिल्क जो है फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब कि उसमें एडेड मिनरल्स डाले जाते हैं, अलग से मिनरल्स, जो माइनर मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं, सो वो माइनर मिनरल्स ऐड किए जाते हैं ताकि उस मिल्क में और अलग से एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाए, ताकि वो जो इकोनॉमिक असिस्टेंस और सोशल असिस्टेंस लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इंप्रूव देयर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये F+F फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क, फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। ऐसे अलग अलग इसमें क्या है, माइक्रो मिनरल, जो माइनर मिनरल्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं इसमें। सो आर्टिकल 47 क्या बात करता है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है लोगों का, वो उसको बढ़ाना। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज
ये यहाँ तक था कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देखिए अभी यहाँ तक 47 के तक हम लोगों ने बात किया कि अलग अलग ये सारे प्रोविजंस क्या बात कर रहे थे कि जो सोशली पॉलिसीज हैं, जो सरकार को सोशल पॉलिसीज बनाने के लिए प्रावधान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जो कि गांधी जी के आइडियोलॉजी और गांधी जी के फिलोसफी या फिर उनके प्रिंसिपल्स पे निर्धारित है। कैसे, जैसे कुछ हम लोग देखते हैं कि जो पंचायती राज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो कहाँ से, किस आर्टिकल से डिराइव्ड होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जो अल्कोहल और लिकर है उसको बैन करने की प्रोविजन लाया है, तो वो कहाँ, किस आर्टिकल से डिराइव किया जाता है। हालांकि वो चीज देखें, अलग अलग सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट बैन मतलब टाइम टू टाइम बोलती रहती है कि जो NH नेशनल हाईवे है उसके 500 मीटर के इर्द गिर्द आप लिकर्स का सेल एंड बाय नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं कि अपने स्टेट में लिकर का बैन कर देते हैं। तो उन सभी स्टेट्स को पावर ये सब कहाँ से मिला है, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिला है, ठीक है। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करना है, ठीक, तो वो सारा चीज हम लोग अभी देखेंगे कि गांधीयन प्रिंसिपल से कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 40, ये क्या है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एट ग्रास रूट लेवल। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज, किस अमेंडमेंट के तहत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज का क्रिएशन हुआ है, उसका सोर्स ऑफ क्रिएशन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर स्टार मार्क लगा रहा हूं कि जो सोर्स पूछ लेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सोर्स कहां से है। अभी पटवारी का एग्जाम होने वाला है MP में, सो पूछ ले सकता है कि सोर्स क्या है। सो द सोर्स विल बी आर्टिकल 40, अगर उसमें मेंशन रहेगा तो आर्टिकल 40 विच टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ विलेज पंचायत। क्योंकि गांधी जी बोलते थे ना कि जो पावर है वो लोगों के पास है, और जो ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं, तो मेन पावर किसके पास है, लोगों के पास है। तो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एट द ग्रास रूट लेवल, ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन। तो आर्टिकल 40 याद रखिएगा कि किस बात के बारे में बात करता है, विलेज पंचायत की क्रिएशन के बारे में बात करता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 43, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब जो आपने ये इस एक्ट का नाम सुना होगा, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो खादी की इंडस्ट्रीज, अभी जैसे मोदी जी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि खादी के कपड़े पहनो, खादी के कपड़े पहनो। सो दैट इज नथिंग बट द प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे कंट्री में, सो उनका प्रमोशन, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसका सबका प्रोविजन कहां से मिला गया है, आर्टिकल 43। तो हर आर्टिकल तो याद नहीं होगा, बट कोशिश करना है कि याद करने का, बट इसका एसेंस समझना है कि जैसे पूछ लिया कुछ कुछ कि पंचायती राज का कहां से निकल के आता है, किस आर्टिकल से इसका सोर्स ऑफ डेरिवेशन है। सो वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, देन हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो गया, उसका क्रिएशन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हो गया। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग अलग है, एक फंडामेंटल राइट्स में भी है, किस आर्टिकल में आप बताइए, मैंने बताया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो बात करता है वो फंडामेंटल राइट्स, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी बात करता है। देन DPSP भी बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज है आर्टिकल 43 के अंदर, ठीक। नाउ आर्टिकल 43B, ठीक, वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था, ठीक है। 46 की बात क्या है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू SCs, STs एंड अदर OBCs, अदर बैकवर्ड सोसाइटीज, मतलब कि, ठीक है, जो SCs, STs और OBCs है, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनके जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है, उसको प्रिजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो स्टेट्स को प्रावधान देता है कि आप इनके जो एजुकेशनल है या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको वर्क करिए, ठीक है। सो आर्टिकल 46, रिमेंबर दिस।
नाउ आर्टिकल 47, अभी मैं बता रहा था कि जो अल्कोहल या फिर इंटॉक्सिकेशन है, स्टेट्स क्यों बैन करती है, उनका कहाँ से प्रोविजन मिलता है, उनको कहाँ से पावर मिलता है, उसका सोर्स क्या है। सो सोर्स इज आर्टिकल 47। क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजंस या फिर लॉ सरकार बनाती है कि जो ड्रग्स है या फिर इंटॉक्सिकेशन है या अल्कोहल है, उसको बैन करने के लिए, उसको रेगुलेशन करने के लिए, दैट कम्स फ्रॉम द विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 47। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 48 क्या है कि जो बात करता है प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग, एनिमल स्लॉटरिंग, जो एनिमल क्रुएल्टी टुवर्ड्स द एनिमल है, प्रोविजन क्रुएल्टी टुवर्ड्स द एनिमल एक्ट। ठीक है, कि ताकि एनिमल्स या फिर जानवरों की कलिंग ना हो। कलिंग मतलब कि उसको मारा ना जाए। ठीक है, उसको प्रोहिबिट किया जाए, उनकी स्लॉटरिंग को। ठीक, और उसके ब्रीड्स हैं, उसके जो जेनेटिक वेराइटीज है, उसको इंप्रूव करने की बात किया है। तो किस आर्टिकल के अंदर? प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग्स ऑफ काउ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ देयर ब्रीड्स हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 48। ओके, so till now we have discussed the socialist and Gandhian principles of the directive principle of state policy. Now moving towards the liberal intellectual of the directive principles of the state policy. ठीक है, अब कौन कौन से है? जैसे आर्टिकल 44। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करें, मतलब समानता की बात करता है। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल और स्टेट पॉलिसी में पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 44, क्या बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, तो ये डायरेक्टली पूछ लेगा कि यूसीसी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है यूसीसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44। या फिर ये पूछ लेगा कि कितने क्लासिफिकेशन, जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल है या फिर गांधीयन प्रिंसिपल है या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल है, तो किस, इन तीनों में से किस क्लासिफिकेशन के अंदर रखा जाता है? सो वो पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है किस पार्ट या फिर किस प्रोविजन में रखा गया। तो आंसर विल बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी करंट रिकरिंग न्यूज पे रहता है डिफरेंट, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब ये है क्या, देखिए शॉर्ट में निपटाता हूं। अभी बताया भी जैसे था कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, और वो हर रिलीजन अपना अपने रिलीजियस टेक्स्ट या फिर रिलीजन कल्चर या फिर उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने जो रिचुअल्स हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि सभी रिलीजन को एक समान जो समान जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इक्वल करने की बात करता है, यूनिफॉर्म करने की बात करता है कि जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ये सारे अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, वो उसका बेसिस क्या हो जाएगा? केवल यूनिफॉर्म हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। तो किस आर्टिकल में है मेंशन है? आर्टिकल 44। ठीक है, किस प्रिंसिपल में, किस नेचर में क्लासिफाई किया गया है? तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोविजन में क्लासिफाई किया गया है और डीपीएसपी के अंदर। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये आज की स्लाइड्स में देख रहे हैं तो वो जो पंचायती राज हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो गया, आर्टिकल 39 जो ए में जोड़ा गया था। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ये सारा चीज अभी करंट में है, रिकरिंग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको याद रखने के लिए। ठीक, आर्टिकल 45 क्या बात करता है? लाइवलीहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। ठीक है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो इसकी बात किया गया था, जो 6 ईयर तक है। आर्टिकल 48 में क्या है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। जो आप देखेंगे कि जो अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं, तो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के ऊपर वेरियस स्कीम्स लेके आती है, वेरियस पॉलिसीज कैरी आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल ई मंडी हो गया, ठीक है, जैसे मंडीज का क्रिएशन हो गया, ई मंडीज हो गया, या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो गया। ये बोला गया है कि मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का प्रमोशन करना, स्टैब्लिश करना। तो वो सब चीज कहाँ से है? आर्टिकल 48 फ्रॉम द लिबरल इंटेलेक्चुअल ऑफ द डीपीएसपी। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
एनवायरमेंट अगर मैं हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से प्रोविजन हो, वाटर को प्रोविजन का प्रोटेक्ट करने के लिए अलग वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इन सभी पोल्यूशन या फिर अलग अलग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, तो उस सब का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 48 के अंदर दिया गया है। क्या बात क्या है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, इन सब का स्टैब्लिशमेंट और प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को और उनकी जो लाइवलीहुड है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 48A। ठीक, अब एक कैपिटल ए का मतलब क्या है? अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, और ये किस एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, आर्टिकल 49 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। देखिए, अलग अलग जो नेशनल स्ट्रेटेजिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, या फिर कुतुब मीनार हो गया, या लाल किला हो गया, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए जो अलग अलग प्रोविजंस लेके आते हैं सरकार, तो उन सरकार को प्रोविजंस पावर कहाँ से दिया गया है? ये इट हैज बीन गिवन फ्रॉम द आर्टिकल 49 कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल लेवल के जो स्ट्रेटेजिक मॉन्यूमेंट्स हैं, कि वो वर्ल्ड लेवल में भी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इंडिया में भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको करने के लिए जो लॉ और पॉलिसीज बनाने के लिए बात करता है, वो आर्टिकल 49 बात करता है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ये तीनों के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मेनली जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर किस आर्टिकल से डिराइव किया गया है? आर्टिकल 50। ये डायरेक्टली पूछा जाता है वेरियस एग्जाम्स में, और पूछा भी गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है कि डायरेक्टिव ये सेपरेशन ऑफ पावर किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन से ये टेक लिया गया है। ठीक, आर्टिकल 51 जो इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसीज है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए कहां से ये पावर डिराइव किया है? आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस और गुड रिलेशन। देखिए, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर कंट्रीज, दूसरे नेशंस के साथ, रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी, अलग अलग इंटरनेशनल लॉज होते हैं। ठीक है, और दूसरे कंट्रीज के लिए हार्मोनियस और ये इंटरनेशनल पीस स्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के तहत ये आर्टिकल 51 प्रोवाइड किया गया है। ठीक, आर्टिकल 51 is mentioned. So these are the directive principles of the state policy which has been mentioned in the directive principle of state policy. ठीक, अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जो कि डीपीएसपी के बाहर भी मेंशन है, तो वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 335 पार्ट 16 में मेंशन है, फॉर द क्लेम्स ऑफ द एससीज एंड एसटीज सर्विसेज, जहां पे एससीज और एसटीज के जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात किया गया है। डेफिनेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसकी डेफिनेशन बात किया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और 344 क्लॉज 2। ठीक, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके बियॉन्ड है, अदर देन द आउटसाइड द पार्ट 4 है, आउटसाइड पार्ट 4। ठीक, ये हो गया आर्टिकल ये। और आर्टिकल 350 ए क्या बात करता है? जो प्रमोशन ऑफ मदर टंग
जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, मदर टंग को जो हिंदी मातृभाषा है वो उसके प्रमोट करने के लिए बात किया गया है इस आर्टिकल में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 350 जो पार्ट 17 में मेंशन है। ओके, अब आर्टिकल 351 में पार्ट इसी के अंदर में आता है कि पार्ट 17 आर्टिकल 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ए। तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक, एससीज एसटी के जो उसके राइट्स हैं उसको क्लेम करने के लिए, एससीज और एसटीज के डेफिनेशन को बताने के लिए, और प्रमोशन ऑफ मदर टंग, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग मातृभाषा होती है उसको प्रमोट करने के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज ए लैंग्वेज। तो ये इसको प्रमोट करने के लिए ये बियॉन्ड द डीपीएसपी, आउटसाइड द डीपीएसपी इनका मेंशन किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के अंदर ही। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो 36 से लेके 51 तक आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट प्रोविजंस में डिफरेंट नेचर्स में क्लासिफाई किए गए हैं, जैसे कि सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल नेचर में इन सभी आर्टिकल्स को क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक। सो इसको याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पर हम लोगों का डीपीएसपी खत्म होता है, आगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे।